ईशान अपने ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके सामने हर कोई दुल्हन के रूप में आकर खड़ा हो गया हो। जी हाँ दोस्तों, ईशान की आंखों के सामने अचानक से वह पल आ जाता है जब वह अपनी दुल्हन का चेहरा सोच रहा होता है। तभी अचानक वहां आती है रीवा। और हैरानी की बात यह कि वह मंगलसूत्र पहनकर आती है। ईशान को एक पल के लिए लगता है कि जैसे कई लड़कियां आई हों, आई हों, सब मंगलसूत्र दिखा रही हों, और वह सोच में डूब जाता है। लेकिन हकीकत में वहां सिर्फ रीवा ही होती है। इधर घर वाले यह सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सबकी जुबान पर बस यही आता है, वाह, मानना पड़ेगा, ईशान की पसंद तो कमाल की है। बहुत ही अच्छा चुनाव किया है। घर वालों की बातें सुनकर जहां सबके चेहरे पर मुस्कान होती है, वहीं ईशान माथा पकड़कर बैठ जाता है। घर वाले ईशान को चिढ़ाते हुए कहते हैं, देखो बेटा, यही है तुम्हारी पसंद। अब तो इस मंगलसूत्र को रीवा ही पहनने वाली है। अब तुम दोनों की जोड़ी बनेगी। ईशान सोच में डूब जाता है। उधर रीवा चुपचाप उस मंगलसूत्र को अपने पास रख लेती है, जैसे उसने चुपचाप इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया हो। शादी के लिए यह रीवा का इशारा साफ नजर आता है। इस पूरे माहौल में ध्रुवा और काका साहब दोनों बेहद खुश दिखाई देते हैं। तभी अचानक वहां शुक्ला जी आ जाते हैं। हाथ में ईशान का बटुआ पकड़े हुए कहते हैं, ईशान सर, आप तो यह बटुआ घर में ही छोड़ आए थे। आपकी बहुत केयर करने वाली, उसने ही मुझे बोला कि शायद आपको जरूरी काम होगा, इसलिए मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया और ये बटुआ देने चला आया। शुक्ला जी की बातें खत्म भी नहीं होती कि रीवा वहां आ धमकती है। गुस्से में तमतमाते हुए वह ईशान पर बरस पड़ती है। हमें पहले से पता था, तुम ऐसे ही बहाने बनाकर उससे मिलने जाते हो। कैसी केयरिंग? यहां तुम्हारी होने वाली पत्नी खड़ी है, तुम्हें अब किसी और की जरूरत नहीं है। उसे रहा माँ। रीवा का गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। वह ऊंची आवाज में ईशान को सुनाने लगती है, हमारी शादी होने वाली है ईशान, और तुम इस तरह किसी और से मिलने जाते हो? तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। मैं यहाँ दिन रात मेहनत कर रही हूँ शादी की तैयारियों में, की तैयारियों में, और तुम हो कि हर वक्त कोई नया बहाना बना लेते हो। बेचारा ईशान सफाई देने की कोशिश करता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं मिलने चला गया था। लेकिन रीवा उसकी बात बीच में ही काट देती है। तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? आजकल तो तुम हर वक्त झूठ ही बोलते हो। बस बहाने, बस बातें। ये ठीक नहीं है। ईशान खामोश खड़ा रह जाता है। तभी घर वाले बीच में आकर ईशान का साथ देते हैं और रीवा को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रीवा सुनने के मूड में नहीं होती। वह और ज्यादा चिल्लाने लगती है। गुस्से में वहां से चली जाती है। ईशान अंदर ही अंदर बहुत आहत होता है। तभी अक्का साहब वहां आती हैं और सख्त आवाज में कहती हैं, लड़की बिल्कुल सही कह रही है। तू इस तरह समय बर्बाद करता रहा तो खुद भी बर्बाद होगा और घर वालों को भी दुखी करेगा। आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जिसके पीछे तू भागता रहता है? ईशान बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। दिल ही दिल में सोचता है। वह तस्वीर उठाकर देखता है, मन ही मन मैच करने की कोशिश करता है। क्या सच में मेरी और रीवा की जोड़ी अच्छी लग रही है? लेकिन तस्वीर देखते ही उसका अतीत सामने आ जाता है। जैसे कोई आवाज कह रही हो, तुम्हारी शादी तो रीवा से हो जाएगी, लेकिन यार हाय निहम। और इधर दूसरी तरफ पाटिल चाय की दुकान पर पहुंचता है। वहां सभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन पाटिल शरारत करने लगता है। एक से बढ़कर एक सवाल पूछकर सबको परेशान करने लगता है। वह ताने मारते हुए कहता है, सुना है तुम्हारे पिताजी भी पुलिस वाले थे, मेरे जैसे? सभी एक साथ जवाब देते हैं, नहीं, हमारे पिताजी आईपीएस ऑफिसर थे। पाटिल और सवाल करता है, अच्छा, वहां देश पास तक पहुंचते हैं। तो बताइए, इस वर्दी की असली वैल्यू क्या है? सभी दृढ़ आवाज में जवाब देते हैं, इंसान की कद्र हो न हो, लेकिन वर्दी की इज्जत हमेशा करनी चाहिए। पाटिल बार बार सवाल करता है, लेकिन सभी हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देती हैं। हरिन ताई को डर रहता है कि कहीं सब गुस्से में कुछ गलत ना बोल दें, लेकिन सभी संयम बनाए रखती हैं और जवाब भी शांति से देती हैं। पाटिल भी कम नहीं होता, सवाल पर सवाल करता है। तभी माहौल बदल जाता है जब वह अचानक सबके लिए खाना मंगवा देता है। कहता है, खाली पेट दिमाग नहीं चलता, पहले खाना खाइए, फिर पढ़ाई कीजिए। सभी थोड़ा हैरान तो होते हैं, लेकिन खुश भी हो जाते हैं। फिर भी मन में सवाल यही घूमता रहता है, पाटिल ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है? उधर ईशान रीवा से अकेले में बात करना चाहता है। वह कहता है, रीवा, उस साथ अम,
मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो कहीं कैफे चलकर बैठते हैं। रीवा तुरंत पलटकर कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? यहाँ शादी का माहौल चल रहा है और तुम कैफे की बात कर रहे हो। जो कहना है यहीं कहो। इतने में आकाश साहब आ जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से कपड़े खरीदने चलते हैं। इधर हरिन ताई सबको लंच के लिए बुलाती हैं। तभी पाटिल फिर सामने आ जाता है। कहता है, देखिए, खाली पेट कोई काम नहीं होता। चलिए, मैंने सबके लिए खाना मंगवाया है। सभी को अजीब लगता है लेकिन मान जाते हैं। शॉपिंग के दौरान ईशान बार बार रीवा से कहता है, रीवा, बस हम। रीवा, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? यह बहुत जरूरी है। लेकिन रीवा टाल देती है, अभी इससे जरूरी कुछ नहीं है। यह पल मेरी जिंदगी का सबसे खास पल है। रीवा की बहन बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कपड़े चुनने ले जाती है। ईशान वहीं खड़ा रह जाता है, सो पोसाया मीडिया अशुभा सोच में डूबा हुआ। इधर सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि किसी ने ढेर सारे फूल भेजे हैं। सब सोचते हैं, आखिर ये फूल भेजा किसने? रीवा और ईशान कपड़े ट्राई करते हैं और दोनों को एक जैसे कपड़े पसंद आ जाते हैं। रीवा खुशी से कहती है, देखो ईशान, हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है। तभी ध्रुवा आकर कहती है, मानना पड़ेगा, आप दोनों की जोड़ी कमाल है। फूलों का रहस्य अभी भी बना रहता है। तभी पाटिल फूलों का स्टैंड लेकर आता है। घर वाले हंसते हुए कहते हैं, वाह, लगता है पाटिल को भी फूल बहुत पसंद है। लेकिन हरिन ताई को उसका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। उधर ईशान की चिंता बढ़ती जाती है।